नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरे द्वारा पिछली वीडियो में बोला गया था कि आप सभी के लिए महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पर एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो से मुझे लगता है कि 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है वहां पर जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये जो कहा गया है ये कहा गया है आर्टिकल 15 में, यानी कि राइट आंसर इसका बी होगा। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसमें कितने आधार बताए गए हैं? 5 आधारों की बात की गई है, जिसमें एक लिंग भी आधार है। देखिए, वैसे ये पूरा संविधान आपके सिलेबस का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं, जो याद रखेंगे। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि अनुच्छेद 15 के तहत ऐसा कहा गया है और ये क्या है, तो आप याद रखेंगे ये एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे। संविधान के ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं। वर्तमान में इनकी जो संख्या है ये 6 है। पहले ये 7 हुआ करती थी। और एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके 300 का ये आर्टिकल जोड़ करके यहाँ पर रख दिया गया है। किसको रखा गया है? ये संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है या फिर विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, तो इनमें 6 जो मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं, समता या समानता का अधिकार, जो आपको आर्टिकल 14 से 18 तक देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 14 से 18 तक क्या है। तो अनुच्छेद 15 में मौलिक अधिकार है और आपको याद रखना है कि ये समता या समानता का अधिकार है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 15 के बारे में कहा गया है, तो आप इसे इस रूप में भी याद रख सकेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो 19 से 22 तक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 23 और 24 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्य जो हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 3 जो है आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। लेकिन आर्टिकल 15 में ही एक सब आर्टिकल जोड़ करके ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई कमज़ोर वर्ग है तो उसके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, और ये आर्टिकल 15(3) में किया गया है। तो सरकार चाहे तो, या राज्य जो चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष नियम, अधिनियम, कानून बना सकता है। तो ये जो है कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 15 के 3 में। अगला प्रश्न है, किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर राज्य के अधीन कोई पद पाने या कोई रोजगार प्राप्त करने के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, जो अनुच्छेद 16 है ये अवसर की समानता को दिखाता है। आप याद रखेंगे, अवसर की समानता को ये बताता है। तो आर्टिकल 16 1 और 2 ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 15 में 5 आधार थे, इसमें 7 आधार हैं, जिनमें से एक लिंग भी आधार बनाया गया है, जिसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 16 1 और 16 2 ये जो है प्रावधान करते हैं। तो राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करेंगे और ये मान के चलेंगे कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो ये जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे हैं, इनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अब मौलिक अधिकार बनाया गया है और ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2002 में हुआ था। तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि वर्ष भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो ये 2002 में ये संशोधन हुआ था। इस संशोधन के तहत में आर्टिकल 21 का जोड़ करके संविधान के अनुच्छेद में संविधान में ये 21 का जोड़ करके ये जो है सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो अब आप याद रखेंगे कि ये मौलिक अधिकार है। दूसरा आप याद रखेंगे कि ये आर्टिकल 21 का में है जो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। 19 से 22 ये जो आर्टिकल हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं, तो इसी में से 21 का है। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। मैंने अभी बताया था कि किस का जोड़ करके जो है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तो राइट आंसर इसका वी होगा। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कारखानों आदि में बाल श्रम कराना निषिद्ध है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो मैंने लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाए। मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम, तो आप याद रखेंगे यहीं से एक अधिनियम निकला है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, तो ये यहीं से निकला है, तो ये याद रखेंगे। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखाने, खदान या अन्य किसी जोखिम भरे काम में जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, बच्चे हैं, उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर सी यानी कि आर्टिकल 24 होगा। अगला प्रश्न है बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, बाल श्रम कभी भी स्वेच्छा से नहीं होता है, ये किसी की मजबूरी होती है, यानी कि गरीबी जो है इसका प्रमुख कारण है। बाकी के अन्य कारण भी हैं लेकिन गरीबी प्रमुख कारण है। इसी के वजह से मजबूरन होकर के बाल श्रम होता है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में मानवों की अवैध तस्करी एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23, पहले 24 में जो बताया था उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों आदि में नियुक्त नहीं किया जा सकता, और वही अनुच्छेद 23 मानवों के अवैध तस्करी एवं बलात्श्रम का निषेध करता है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य जीविका के पर्याप्त साधनों के लिए महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। अभी आप देख रहे थे कि मौलिक अधिकार जिनका वर्णन 12 से 35 तक था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग इन्हें 4 में रखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि भाग 4 के 36 से 51 तक जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं आयरिश जो संविधान है यानी कि आयरलैंड के संविधान से ये जो है यहाँ पर लिए गए हैं, और जो मौलिक अधिकार थे उन्हें अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आप ये फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। मूल अधिकार जो होते हैं उन्हें हम उनके हनन पर या फिर उनका जो कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। वहीं ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनके लिए हम उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी जो आप याद रख सकते हैं। बाकी के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऐसा सिद्धांत जिसमें आर्थिक जो है न्याय सभी को प्राप्त हो जाए। 39 का या 39A कहता है कि राज्य
जीविका के पर्याप्त साधनों के लिए महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध करता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें ही यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है, तो आप उसे ही याद रखेंगे। 39 का या ए क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। और वहीं 39 डी ये कहता है, 39 डी ये कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए यदि समान कार्य है तो उनके लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 डी के तहत ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं है, इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 39 ई में, यानी कि राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा शोषण या आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाए? देखिए, मैंने यहाँ महिलाओं और बच्चों को जो है इसका मेन शीर्षक बनाया है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का भाग है, तो इनको मैंने जहाँ जहाँ मुझे जो मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ रखा है। और ये आपके लिए ऐसे मान के चलिएगा कि एग्जामिनर अगर संविधान में और अंदर तक जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ से अंदर नहीं जाएगा। आप याद रखेंगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो, क्योंकि कई बार आयोग इधर से उधर भी कर देता है, तो उसका कोई इंतजाम नहीं है। बाकी के आप इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, अनुच्छेद 39 एफ, तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने की बात कही गई है? तो देखिए, मैंने ये आपको बता चुका हूँ कि ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो 36 से 51 तक चल रहे हैं, भाग 4 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 42 ये कहता है, आर्टिकल 42 ये कहता है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ये जो है राज्य करने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा? देखिए, आर्टिकल 21 का जो मौलिक अधिकार है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य जो है ये प्रावधान किया गया है। तो ये जो है क्या है, एक मौलिक अधिकार है, लेकिन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए है ना। आप याद रखेंगे 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम के लिए क्या है, तो 6 वर्ष से कम के लिए ये जो व्यवस्था की गई है सभी बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध, ये किया गया है आर्टिकल 45 में, यानी कि 45 में। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि पोषाहार स्तर को बढ़ाने, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा? तो ये कहता है आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, अभी तक आपने पढ़ा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक थे जो हमारे अधिकार थे, यानी कि राज्य से हम मांग कर सकते थे, परंतु यहाँ दिए गए हैं अब मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? यानी कि ऐसे कर्तव्य जिनकी अपेक्षा हमसे यानी कि नागरिकों से की जाती है, जिनके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक ज्ञान याद करके चलेंगे। ये जो मूल कर्तव्य थे ये हमारी भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था उसमें शामिल नहीं थे। ये आगे चल कर के सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था
उसके तहत इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। कहाँ रखे गए थे? तो भाग 4 का में जो 51 का अनुच्छेद जोड़ करके इन्हें रखा गया था। तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो पूर्व सोवियत संघ था, यानी कि जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, वहाँ के संविधान से या उसके संविधान से ये प्रावधान लिए गए हैं। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये आर्टिकल किस में रखे गए हैं? सभी मूल कर्तव्य 51 का में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। लेकिन अब हो सकता है कि आपका एग्जामिनर ये पूछ ले कि ये कौन सा कर्तव्य है। तो ध्यान रखेंगे 51 का जो है इसके अंतर्गत जो 5वां कर्तव्य है ये है, यानी कि आपसे ऑप्शन में अगर लिखा मिलेगा तो 51 ऐसे कुछ लिखा मिलेगा, 51A 5 या फिर 5 की जगह आपको ई भी लिखा मिल सकता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराने का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में समाहित किया गया है? देखिए, यहाँ मौलिक अधिकार था 21 का में, और यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ पर अभिभावक जो होते हैं, यानी कि जो उनके संरक्षक हैं, माता पिता हैं, उनकी ये जिम्मेदारी यहाँ दी गई है। तो ये कहाँ पर दिया गया है? वही मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्य कहाँ पर है? 51 का में। लेकिन ये कौन सा है? ये 11वां है। तो आप ये याद रखेंगे, राइट आंसर बी होगा। और मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में, तो वह प्रश्न ऐसे ही कुछ लिखा मिलेगा, 51A का 11वां। ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, किस संविधान के तहत, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3% महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? जो सीटें हैं उनका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये किस में कहा गया है? देखिए, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का, है ना, ये कहा गया है 243D3 में, यानी कि राइट आंसर इसका ए होगा। आपको याद कुछ और प्रश्न भी रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष पदों की, ठीक है, अध्यक्ष पदों की 1/3, अध्यक्ष जो पद हैं इनका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो 243D का 4 याद रखेंगे। ठीक है, 243D4 याद रखेंगे। D3 में प्रत्येक पंचायत में 1/3% ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, और अध्यक्ष के लिए 243D4 याद रखेंगे। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक नगर निकाय में, तो नगर निकाय के लिए क्या प्रावधान है ये भी आप याद रखेंगे। प्रत्येक नगर निकाय में 243T3 के तहत जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का 1/3% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और इसमें भी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वही अध्यक्ष का प्रावधान है 243T4 में। तो ये 4 जो अनुच्छेद हैं इन्हें आप याद रख सकते हैं। एक बार आप फिर से सुनेंगे, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? ये किया गया है अनुच्छेद 243D3 में। लेकिन अगर हम प्रत्येक पंचायत की जगह अगर हम बात करें प्रत्येक नगर निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करना, तो ये किया गया है नगर निकाय में 243D3 में। लेकिन अगर हम बात करें कि यही सब प्रत्येक पंचायत में अध्यक्ष के लिए बात की गई हो तो D4 याद रखेंगे, और अगर नगर निकाय में अध्यक्ष की बात की गई हो तो 243D4 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य न ठहराने का प्रावधान किया गया है? देखिए, मैंने वैसे तो ये जो है महिलाओं और बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन आप ये ना समझें कि अन्य जो आर्टिकल हैं वह उनसे संबंधित नहीं है। इनमें विशेष व्यवस्था इनके लिए की गई है, इसके वजह से ये जो है अलग से पढ़ाए जाएंगे। अन्यथा जो उनके
लिए विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं तो वह पुरुष और महिला सभी के लिए एक जैसे हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। यहां बात की जाए तो यहां पर राइट आंसर इसका आर्टिकल 325 होगा, अनुच्छेद 325 होगा, जिसमें कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न किया जाए या फिर इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य न मतलब ठहराया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएं? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये विशेष करके अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसका प्रावधान करता है विशेष करके। लेकिन मातृभाषा के बारे में अगर बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 350 का में इसका प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर इसका वी होगा। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में आएंगे, तो आप इसे देखें, याद करने का प्रयास करें। बाकी के मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।